We are thrilled and very joyous to have with us Ms. Vasu Singh, who has joined us today for this demonstration and mentorship session. And she will be very clearly explaining the effects and the various challenges of building a brand. And I hope you will learn a lot from her journey as an entrepreneur, and you will learn more about how to save yourself from the harmful effects of chemicals and how to create a small brand into a big brand. So I welcome once again Ms. Vasu Singh. बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनना चाहते हाथ खड़ा करो। बॉयज में से किसी को नहीं बनना हमारे मन में एक फोबिया होता है कि बिजनेस पैसे के बिना नहीं हो सकता, राइट? कितना को ये लगता है कि we need lakhs of rupees for a business or a startup. जब आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि बिजनेस से 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई भी स्टार्टअप सिर्फ 10,000 रुपीज मांगता है, क्या आप अपने नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि हमें बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना है, डू यू हैव एनी आइडिया कि आपको किस फील्ड में करना है? खड़े होके बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नोबडी इज गोइंग टू जज। फैशन इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड, वेरी ग्रोइंग सेक्टर है फैशन इंडस्ट्री। मैम कार्बन फाइबर का बिजनेस वैसे हैगा कार इंडस्ट्री ਤੇ ਬਾਈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ weight ਹਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। बहुत अच्छी सोच है, ये इंडिया में इस टाइम पे नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सोचो और इसका आप एक कोई पोर्टफोलियो बनाओ और गवर्नमेंट के पास लेके जाओ, गवर्नमेंट will give you funding और आपका बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, इवन जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप इंडिया फंड आप इसको आगे प्रोसेस एंड प्राइवेट लिमिटेड को हमें मोर देन वन पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में आप सिंगली हैंडल कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप 10 लाख रुपीस से ज़्यादा की फंडिंग नहीं दिखा सकते। बट और बॉयज़ के लिए अगर एक फीमेल उसमें होती है तो फीमेल्स के नेम पे हमेशा से इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स की फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंटर करें उस फील्ड में, ठीक है? उसी तरीके से जब मैंने अपनी कंपनी फाइंड आउट की थी लास्ट ईयर आफ्टर माई MSc इन केमिस्ट्री, आई फाउंडेड माई कंपनी नेम ग्लोबो। इट इज़ अ ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड। कंपनी में मैंने सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, आई टुक एज अ लोन फ्रॉम माय फादर। हमारे मेटल्स और हमारा सैंगल प्रोसेस का ऑपरेटर्स ड्यूरिंग MSc मेरे पास एक प्रोजेक्ट था रोजा स्पीशीज का। रोजा स्पीशीज रोज की एक स्पीशीज है जो जिसको बोलते हैं देसी का। हमने रोज एब्सोल्यूट एंड रोज कंक्रीट का, रोज कंक्रीट की मार्केट वैल्यू ₹5,000 पर मिली MML, the unit is very small. After that हमने उस चीज़ को जब बनाया, we couldn't get it patented because it was already in law. After that उसके बाद हमने क्या किया? After my MSc, I tried to get it patented again, but someone suggested me to go for a company foundation in that field. उसके बाद मैंने क्या किया? अपने फादर से 10,000 रुपये का लोन अमाउंट किया to show it for my company, and I took my mother as my partner, and I formed a private limited company at the age of 22. उसमें फिर हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने छोटी मशीनरी ली, हमने सबसे पहले कंसल्ट किया गवर्नमेंट के एडवोकेट्स को जो कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स से रिलेटेड काम करते हैं। उन्होंने हमें बताया
स्टार्ट किया 10,000 को। उसमें हमने सैम्पलिंग स्टेज की सबसे पहले, विद सैम्पल्स, दिस इज आवर सैम्पल सेट्स। इस तरीके से इन सैम्पल्स को हमने अपने पूरे सर्कल में सर्कुलेट किए फॉर रिव्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, फैशन इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, राइट? उसके बाद क्या होगा, रिव्यू कैसे लोगे उस इंडस्ट्री में? उसका रिव्यू लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने लेवल पे अपने फ्रेंड सर्कल में एक छोटा सा एग्जीबिशन करो, 2-3 ड्रेसेस डिजाइन करो, अपना एक फ्रेंड्स को बोलो कि आप मेरे लिए एक मॉडल बनो, और उसको अपने सर्कल में छोटी एग्जीबिशन टाइप लगाओ। इसी तरीके से आप बॉयज के लेके कर सकते हो। लगाने के बाद जब वो आएंगे, उसमें रैंप वॉक का टाइप का कोई या सिंपल वॉक भी आप कर सकते हो। उसमें फिर लोग देखेंगे कि आपकी वर्क की क्वालिटी क्या है, उनको फैब्रिक के बारे में बताओ। हमने अपने काम में अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, लाइक वी हैव पपाया जेल एंड रेड वाइन। तो पपाया के फीचर्स हमने बताए, रेड वाइन के फीचर्स हमने बताए। रेड वाइन 2 तरह की होती है, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक, उसका डिफरेंस बताया, ठीक है ना? इसी तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री में करोगे। तो जब आपकी सैम्पलिंग स्टेज पूरी हो गई, देन गो फॉर रिव्यूज। जिनको हमने सैम्पल्स किए उनको हमने बोला कि आप हमें रिव्यूज दो, ऑनेस्ट रिव्यूज, कहाँ हमारी कमी लगी, पैकेजिंग में लगी या कुछ भी उनको लगा, वो उन्होंने हमें फीडबैक दिया। धीरे धीरे करके हमने अपनी कंपनी का जो इनिशियल स्टार्टअप अमाउंट था उसको मैंने 1.5 लाख रुपए पे कन्वर्ट किया विदाउट एनी एक्स्ट्रा फंडिंग फ्रॉम माय होम। सिर्फ मैंने अपने वेंचर से उसका फंडिंग लिया। देन हमने उसका नेक्स्ट स्टेप किया ट्रेडमार्क का सर्च, क्योंकि हम अभी भी ट्रेडमार्क के प्रोसेस में चल रहे हैं। ट्रेडमार्क होता है जब आपका कोई नेम आपने फिक्स कराना होता है कि इसका आपके अलावा कोई यूज ना करें। एक आर नाम का आपने सिंबल देखा होगा नेम्स के ऊपर, कंपनीज में, वेबसाइट्स में, कई जगह पे हम देखते हैं कि उनके कॉर्नर पे इस तरीके से आर लिखा होता है, सर्कल। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। उस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता। लाइक मारुति सुजुकी है, उस नाम को आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क है मारुति वाला। उसी तरीके से जब हमने ट्रेडमार्क प्रोसेस लगाया, उसमें एक डिमेरिट होती है कि आप उस टाइम तक अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते बिकॉज ट्रेडमार्क में कई बार आपको नेम बदलना पड़ता है। लाइक अगर मैंने ग्रोमोर रखा है, ये हो सकता है कि जिस दिन मेरा सर्टिफिकेट आया शायद मुझे इसका नाम बदलना पड़े। अगर किसी की फाइल मेरे से पहले लगी, ये इसका डिमेरिट होता है। इस टाइम तक आप सिर्फ अपना एक हद तक इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो बिकॉज आपको अपनी कंपनी ग्राउंड जीरो में लानी पड़ेगी एक बार अगर आपको नेम बदलना है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर किसी के पास। तो स्नैपचैट पे भी बिजनेस के अकाउंट बनाए, उसमें फिर हमने इंस्टाग्राम में पहले हम ऑफलाइन ऑर्डर्स में चले, तो अब हमने सर्कल्स के थ्रू के लिंक्स के थ्रू आगे सैम्पलिंग की, फिर हमने ऑर्डर स्टेज में लिया। तो हमने अभी तक भी इसकी वेबसाइट नहीं बनी और अभी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है कंपनी की वो 3 लाख रुपये विदिन अ ईयर। और सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हम 3 लाख तक के उसमें कैसे सही इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें ये भी देखा कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा किसी को, सब कुछ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखा है। यू जस्ट नीड अ सी जिस पर आप ट्रस्ट करके उससे अच्छी तरह से बात खुल के बता सको। और सी आपकी हर स्टेप पे आपको गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, इनडायरेक्ट बात कराने का मतलब है कि जो आप सर्टिफिकेट्स ले रहे हो वो सब सी के साइन के थ्रू है। तो यू हैव टू टेक अ गुड सी, जस्ट एक डिमांड होती है और सी इज वेरी 10,000 लेना पर। तो इस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। कोई भी आपके पास आइडिया हो उसके रिलेटेड आप उसको सर्च करो। आप में से कितने लोग पिंड वाले इलाके से आते हैं, कितनों के पास जमीनें फार्मल फैमिली से बिलोंग हो गया साइड तो दो साइड तो ऊपर दो तो हाथ खड़ा करो, शर्मा क्यों रहे हो? आपने कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में सुना है? यस और नो तो करो। सुना है ना? आप अपनी जमीन में से पर मंथ 12 to 15 लाख रुपए कमा सकते विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जमीन आपकी खुद की है। चंदन के पेड़ सुने कितनी
15 ईयर्स का लाइफ स्पैन लेके चंदन के पेड़, एक पेड़ बड़ा होने के लिए सैपलिंग से लेके फुल ग्रोन पेड़ तक जब उसको कट करके आप गवर्नमेंट को सेल आउट करते हैं। और चंदन के पेड़ की कीमत कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर पेड़ उसमें ना ले देखने को होता है जंगल की जमीन है जिसको बोलते हैं, उसमें लगाओ 15 ईयर्स के लिए आप उसको सिर्फ देख रेख करते हो। जितने रुपीज आप लगाओगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काटी जाएगी 3 to 4 लाख, पर आपको पर मंथ की जो वो देके जाएगा जब उसको कट करके आप सेल आउट करोगे, गवर्नमेंट खुद बाय करते हैं चंदन में, तो उसमें आपको 12 लाख से 15 लाख पर मंथ आएगा। तो आप ईयर का कैलकुलेट करके देखो, 12 लाख की है पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 1 करोड़ 44 लाख पर ईयर का आपका टर्नओवर होगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। उसको सिर्फ पानी देना है जैसे हम अपनी जमीन को देते हैं, और उसको सिर्फ देख रेख रखनी है कि जंगली जानवर उसको ना करें। सेकेंड आइडिया है मशरूम्स। आजकल मशरूम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि मशरूम्स की बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी हैं जो हमें बहुत बीमारियों से बचाती हैं। आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, फीमेल्स में, बॉयज में कैंसर डिफरेंट तरह के हो रहे हैं। उनसे बचाने के लिए मशरूम एक ऐसा फूड है जो कि ओवरऑल न्यूट्रिएंट है। और अगर आप मशरूम की खेती करते हो, मशरूम 4 वीक्स के अंदर अंदर तैयार होगा और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप अपनी नीचे फार्मिंग भी कर सकते हो, जो लो लाइन क्रॉप्स होती है जैसे दालें हो गई या कुछ भी हो गया, और आप उसमें साइड पे स्टैंड्स बनाओ, लोहे के स्टैंड्स वो जमीन में खड़ा और उसमें अपने बैग्स रखो, ऑर्गेनिक बैग्स जो मशरूम बैग्स बोले जाते हैं, वो वाइट कलर के, उसमें कट्स लगाओ, मशरूम के सीड्स उसमें पानी करो और उसके बाद उसको सिर्फ आपने स्प्रे बॉटल से पानी देना। आप ये पर्सनली भी कर सकते हो, आपको वर्कर की भी गिफ्ट उसके भी पैसे बचाए। और उसके बाद 4 वीक्स में मशरूम ग्रो होना शुरू हो जाएगा और विदिन 5 वीक्स, 1 वीक बाद आपका मशरूम इतना ग्रो होना पड़ेगा। अगर आप सिंपल मशरूम भी लेते हो, वाइट मशरूम, और अगर आप किसी भी तरह से, जैसे हमारे एएस कॉलेज में डॉक्टर चरण है, उन्होंने शिताके मशरूम्स बनाए। शिताके मशरूम इज फेमस फ्रॉम जापान। शिताके मशरूम अगर आप इंडिया में उगाओगे, शिताके मशरूम की कॉस्ट 5000 पर 100 ग्राम। कैसे उन्होंने सिर्फ लैब में कंडीशन लेके बनाया और एक बैच में बनाया। आप ऑनलाइन सर्च करना शिताके मशरूम के फायदे, और वो मशरूम्स इवन फार्मा कंपनीज भी बाय करती हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत सारी है। ठीक है ना? आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन सकते हो, बट आपके पास आइडिया होना चाहिए, राइट बात आपने उसको सर्च करा हुआ होना चाहिए, और आपको सबसे बड़ी बात है पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ आइडिया आते ही मत चलो उस चीज़ से, उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में बात करो। इफ़ यू वांट, जो मिनिस्ट्री आपसे रिलेटेड है, कोई भी मिनिस्ट्री, मान लो आप क्रॉप्स के बारे में करना चाहते हो, तो जो हमारी फार्मिंग वाली मिनिस्ट्री है उनके पास आप डायरेक्टली जाके मिल भी सकते हो। यू नीड टू हैव अ एप्लीकेशन और उसको आप पोस्ट कर दो, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम आके आप उनसे मीटिंग करें। कोई भी इंडस्ट्री में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपका आइडिया बहुत है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास खोलोगे और आप देखना कि आप आने वाले 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ करोगे। सोच ऐसा। इसी तरीके से मैंने जो अपना वेंचर स्टार्ट किया है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एलोवेरा कितनों की लगती है, सभी के घर में होता है एलोवेरा, कितनों को जेल बनानी आती है एलोवेरा। आप फ्रेश कट करके और उसका हाइड्रोसोल, इससे हम जेल बनाते हैं। 2 चीज़ों से जेल बन सकती है, एक एक्सट्रैक्ट, एक हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल हमेशा ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी पावर कम होती है जेल्स की। तो हम उनको इसको डिस्टिल ऑफ करते हैं, एक डिस्टिलेशन प्लांट लगाया जाता है। आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड का है? +2 में साइंस पढ़ी हो किसी ने? हम एक डिस्टिलेशन प्लांट लगाते हैं, वो स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं। उसमें नीचे हम एक ग्राउंड फिगर लेके उसमें सामान रखते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोसोल है, हम ये उसमें फिल आउट करेंगे। फिल करने के बाद हम उसको हीटिंग वेंटल पे रखेंगे, हीट देंगे और उससे क्या होगा, स्टीम बनेगी और उसको कूल डाउन करते हुए उस पिपेट में। और ये सिर्फ हम अपने घर में भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल ईजीएस्ट जेल होती है बनाने के लिए। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ एलोवेरा जेल। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रेन बैलेंस चाहिए,
2 बीकर्स चाहिए, 2 या सिंपल 1 बीकर। अगर बीकर नहीं भी है आप कोई भी ग्लास का कंटेनर ले सकते हैं, उसको लेके वेइंग बैलेंस ले लो। वेइंग बैलेंस हमारे घरों में मोस्टली होता है सभी के, किचन स्केल भी बोलते हैं उसको मम्मियाँ बोलते हैं। कमर्शियल लेवल पे हम बड़े स्केल से यूज करते हैं जिनका लीस्ट काउंट 0.01 होता है। तो अब कैसे करेंगे, ये हम बीकर प्लेस करेंगे, ऑलवेज पेयर द वेइंग बैलेंस। उसके बाद हम अगर घर पे बना रहे हैं, हमने एलोवेरा लेना है, एलोवेरा को डायरेक्टली यूज नहीं करना, लीफ लेके उसको पानी में रखो कम से कम 1 घंटा। एलोवेरा का लीफ तोड़ो, 1 घंटा पानी में रखो, येलोइश कंपाउंड निकलेगा उसमें। वो येलोइश कंपाउंड एलर्जी होता है। अगर हम उसको डायरेक्टली लगाएं ना स्किन पे तो हमें इचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि हमें ना लाइक अभी स्किन हमारी पील ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमने पानी में जब रखना है तो वो येलो कंपाउंड निकल जाएगा उसमें। उसके बाद हमारे पास सिर्फ वाइट कलर के एलोवेरा के पीसेस बचेंगे जो हमने पील करनी है। उसको पील ऑफ करो, वो दोबारा से वॉश करो और उसको ग्राइंडर में डालो, इधर हैंड ब्लेंडर और मिक्सर, वो आपकी चॉइस है। करने के बाद इस तरीके का एलिमेंट बने, इट इज कॉल्ड एलोवेरा हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल लेना है आपने। अगर आप 100 ग्राम जेल बनाना चाहते हो, यू नीड टू टेक 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोसॉल। अभी मैं ज़्यादा बना के दिखा रही हूँ आपको बिकॉज वी आर एट अ बिगर लेवल। मैंने लिया है 70 ग्राम ऑफ हाइड्रोसॉल, ठीक है। अगर आप घर पे 100 ग्राम बना रहे हो तो आपको 30 ml लेना है हाइड्रोसॉल। देन आपको क्या ये पता है कि कौन सा पानी यूज होता है जेल्स बनाने के लिए, कभी सुना है? या टैप वाला वाटर यूज होता है? टैप वाला वाटर नहीं यूज होता। टैप वाले वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, हम पीते भी नहीं है टैप वाला पानी, वी यूज टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, है ना। तो हमेशा जो कोई भी हमारा स्किन केयर का काम होता है उसमें हम DM वाटर यूज करते हैं। इसमें DM वाटर है, डी मिनरलाइज्ड वाटर। इसकी कैनी आती है, बॉटल आती है, ठीक है ना। और ये बहुत कम रेट पे मिलता है, 20 to 30 रुपीज़ की एक बॉटल मिल जाती है 1 लीटर की आपको किसी भी फार्मा की दुकान। इसमें DM वाटर है, इसके अंदर कोई भी आयन या कैटायन नहीं होता, बिकॉज अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो हमारे स्किन पे रिएक्ट करेगी, इचिंग देगी, बर्निंग सेंसेशन देगी, कोई एलर्जिक रिएक्शन कर देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम DM वाटर यूज करते हैं। जेल बनाने के लिए यू नीड कार्बोबॉल। कार्बोबॉल क्या होता है? कार्बोमर 940 का एक कंपाउंड होता है कार्बोबॉल। अरबी के पत्ते सुने? अरबी का प्लांट होता है ना, जो अरबी के प्लांट की शूट्स होती है, अरबी बनने से पहले उसके अंदर उसकी जो जड़ें होती हैं उसको वॉश करके अगर आप ड्राई करके पाउडर फॉर्म बनाओ तो कार्बोबॉल बनता है। वो एक पाउडर होता है, स्टिकी पाउडर उसको बोलते हैं। अगर आप उसको हाथ पे लगा के ऐसे रब करो, मॉइस्चर मिलते ही वो चिपचिपा लगने लगेगा, जेल जैसा फील होगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम पहले 1 घंटा पहले अपने DM वाटर में 80 ग्राम DM वाटर में आप 0.7 ग्राम कार्बोबॉल मिक्स करके रख दो। कार्बोबॉल बहुत इजीली मिलेगा, फार्मा शॉप्स में सब कुछ मिलेगा। इसमें हम जब भिगो के रखेंगे, पहले ये ट्रांसपेरेंट था DM वाटर, फिर कार्बोबॉल इसको थोड़ा सा ऐसा कलर देगा बिकॉज वो शूट में से बना, ठीक है ना। तो ये कार्बोबॉल वाटर है, हमने 70 ग्राम लिया था। 70 ग्राम में हमने क्या किया, इसमें जब हम 100 ml बनाते हैं तो हम 30 + 70 लेते हैं, पर हम 70 + 70 लेंगे क्योंकि हमने बैच बड़ा कर दिया। नाउ इट इज 140 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आ गया, हल्का सा जेली लाइक लगने लग गया ना साइड्स पे। इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक ग्लिसरीन और दूसरा विटामिन E के कैप्सूल। ग्लिसरीन 3 तरह की, वेजिटेबल ग्लिसरीन, प्लांट बेस्ड ग्लिसरीन, एनिमल बेस्ड ग्लिसरीन। कौन सी यूज़ करो? प्लांट बेस्ड। प्लांट में प्लांट बेस्ड यूज़ करो। तो ग्लिसरीन हम इसमें यूज़ करेंगे। सेकेंडली हमने इसमें 2 ड्रॉप्स टी के डाले, TEA, चाय वाली टी नहीं, ट्राइइथाइल अमीन। ट्राइइथाइल अमीन इसको एक स्ट्रक्चर देगा। अगर आपके पास घर पे नहीं भी है यू कैन स्किप इट। जब आप इसमें ग्लिसरीन और विटामिन E के कैप्सूल्स डालोगे
तो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको अच्छे से आप स्टर करोगे। दिस इज टेफ्लॉन स्टर, कभी भी ग्लास स्टर नहीं जेल्स के लिए। ग्लास में हमेशा सोडियम प्रेजेंट होता है और सोडियम हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई इंटेक है, तो सोडियम कम ही हम इंटेक करें। तो हम इसमें स्टरर डालेंगे, इस तरीके से राउंड स्टरिंग करेंगे, वापस स्टर नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में स्टर करना, बिकॉज मॉलिक्यूल्स फूटते हैं। देन हमने इसमें ग्लिसरीन डाला, हमेशा अपने बीकर को टेल करके जीरो करो, बिना वेइंग के मत करो। ये ग्लिसरीन है, हमने 140 ग्राम लिया था, हम इसमें 3 ग्राम ग्लिसरीन लिया। हमने इसमें ग्लिसरीन डाल के इसको स्टर किया, इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे थिक होती चली। देन हमने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाला। विटामिन ई का सेकंड नेम होता है टोकोफेराइल एसिड। टोकोफेराइल एसिड एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है। अच्छा ठीक है, बाहर वाले सामानों में प्रिजर्वेटिव डालो, घर में जो जेल बनाओगे उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमारे घर पे बने हुए जेल की सप्लाई कम से कम 2 महीने में, अब उसको फ्रिज में रखो चाहे नॉर्मली रखो, 2 महीने वो खराब नहीं होगी। जस्ट 1 कैप्सूल ऑफ टोकोफेराइल, इसमें 1 ग्राम, दैट इज इनफ। इफ इट इज अ गुड स्टर, कंसिस्टेंसी में चेंज आएगा, साइड्स पे थिकनेस बढ़ती है धीरे धीरे। देन लास्टली हम इसमें टीटी ड्रॉप करेंगे। अभी देखो, अभी ये वाटरी है ना, ये सडनली अभी फॉर्म होगा, जस्ट 2 to 3 drops। इस तरीके से अगर आपको और डालना चाहिए, वैसे तो बेसिकली ये सबसे बेस्ट है अगर आप घर में यूज करो, क्योंकि ज़्यादा थिक लोगे वो लगने में आपको रब करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बटरीनेस में लोगे तो वो आपकी स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि स्किन की एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट होती है। हमारी स्किन का पोर साइज पता है कितना होता है? 500 डाल्टन इज अ यूनिट, और 500 डाल्टन मान लो इतना पोर साइज है फॉर एग्जाम्पल से, तो हम इतनी चीज़ डालेंगे तो इजीली उसमें एंटर कर जाएगी। पर अगर हम उसको थिक करके डालेंगे तो वी नीड टू रब इट अगेन एंड अगेन, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हम उसके मॉलिक्यूल्स तोड़ेंगे, फिर जाके वो हमारे स्किन में जाएगा। इसीलिए बेस्ट फॉर्म ये होती है अपने घर में यूज़ करने के लिए। बट इफ़ यू वांटेड मोर आप इसमें टीटी और ड्रॉप्स डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप ड्रॉप्स डालोगे वो थिक होता जाएगा। और इसका पीएच, स्किन का पीएच पता है किसी को? 5 से 6 के बीच में जो केमिकल बेस्ड है, क्योंकि हम कभी, हमें आदत ही नहीं है कि हम उस चीज़ के बारे में सर्च आउट करें, सीधे कंसिस्टेंसी हो जाए। ये एलोवेरा जब तैयार है इसको लगा सकते इजी है, बस हमें ये लगता है यार इतना सामान का झंझट कौन लेके। उसके बाद हमने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें हमने सारे बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स लिए, बोटैनिकल एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट। आप लगा इसको भी सकते हो एलोवेरा, 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद स्मेल आएगी, फिर आपको कितना लगेगा, क्योंकि ये हाइड्रोसोल डायरेक्ट एलोवेरा, ये जेल नहीं। ठीक है, अभी जो हम सामान लगाते हैं स्किन पे, कितने लोग स्किन केयर फॉलो करते हैं?
इंग्रेडिएंट डाले हैं, या मतलब आपस में फ्रेंड्स ने बोल दिया एक को कि ये बैम्बू चारकोल का है, ये हमारे स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और हम जाके ले आए, ये करते हो? या उसके पीछे का लेबल पढ़ते हो? एक्सपायरी सब पढ़ लेते हैं आज के टाइम में, पर कोई लेबल नहीं पढ़ता, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हो। दिन में अपनी स्किन में भी हम जाते हैं, मिट्टी में हम जाते हैं, ठीक है ना, हमारी स्किन पे कितना कुछ लगता है। पूरे दिन हम फेस वॉश नहीं करते बेसिकली, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना। कॉलेज में आप कभी फेस वॉश करने जाते हो? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, बट रात को हमारी स्किन को भी केयर की जरूरत है। हमें बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप क्या जाते हैं कि हमें बुखार है, हमें दवाई दो, है ना। पर कभी स्किन बोलती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी केयर करो, वो हम खुद करते हैं। उससे क्या, स्किन केयर एक रूटीन होता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। क्लींज योर फेस मतलब फेस वॉश और नेचुरल इंग्रेडिएंट कौन सा? मुल्तानी मिट्टी। सबके घरों में मुल्तानी मिट्टी होती थी पुराने टाइम में, सभी के नानी दादी मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल भी धोते थे, अपना फेस भी वॉश करते थे। पर आज हम उस चीज़ को रिप्लेस कर चुके हैं फेस वॉशेस के साथ, और वो वाले फेस वॉशेस जिसमें केमिकल्स हैं। आगे दिखाऊंगी कुछ फेस वॉशेस का केमिकल्स। हमारे स्किन केयर में कुछ इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, चाहे वो बाजार वाले हो चाहे वो नेचुरल वाले हो। कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। हम सुनते हैं यार ये बैम्बू वाला वो है फेस वॉश, ये ऑरेंज वाला फेस वॉश है ना, ये नीम वाला है। तो वो क्या हो गया? वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया उस चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, बैम्बू, ऑरेंज, नीम, ये हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। सेकेंड हमारे पास आती है प्रिजर्वेशंस। किसी भी वाटर से बनी हुई चीज़ में, जैसे अभी हमने बात की है, हमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव चाहिए होगा। नेचुरल चीज़ों में विटामिन ई से अच्छा इमोलेंट्स एंड हिमैक्टेंट्स। इमोलेंट्स एंड हिमैक्टेंट्स क्या होता है? हिमैक्टेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी स्किन को स्मूथनेस देता है। ग्लिसरीन हमने यूज़ किया अभी, ग्लिसरीन एक हिमैक्टेंट, और EDTA नाम का कंपाउंड एक इमोलेंट है। इमोलेंट पता क्या करता है? हमारे स्किन के बैरियर में कोई हार्श चीज़ जाने से रोकता है। हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, अगर आप उसको ध्यान से देखो, उन पोर्स में कोई भी गलत चीज़, कोई भी हार्मफुल चीज़ जाने से वो रोकता है इमोलेंट। और हिमैक्टेंट उस चीज़ को सॉफ्ट बैरियर देता है, ग्लिसरीन सॉफ्ट होती है। उसके बाद आती है फ्रेग्रेंसेस एंड कलरेंट्स। हम पागल हैं फ्रेग्रेंसेस के पीछे आते हैं, और आपको पता है ये फ्रेग्रेंसेस सिंथेटिक होती है, सब लैब में बनती है। अब मेरे को 2 मिनट का टाइम दोगे ना किसी दिन, मैं आपको फ्रेग्रेंस यही बना के दिखा सकती हूँ आर्टिफिशियल, और वो यूज़ कर रहे हैं स्किन केयर में, सब में डला होता है, ठीक है ना। कलरेंट्स देखते हैं ना, बाजार में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, हम क्या देखते हैं शॉप पे जाके, इसका कलर अच्छा लगा, ये ले, इसकी स्मेल अच्छी लग रही है। हम शॉपकीपर को बोलते हैं अच्छे से स्मेल वाली चीज़ दे, अच्छे से कलर वाली दे, जो हमारी आंखों को पसंद है, पर वो हमारी स्किन को पसंद नहीं है। नेचुरल कलर्स होते हैं, पर कंपनीज नेचुरली यूज नहीं करते, क्योंकि नेचुरल है। रोजेस से कलर बनता है, लिली से वाइट कलर बनता है, सनफ्लावर से येलो कलर बनता है। पर कभी सुना है कि वो कंपनी बनाती है? नहीं बनाती, क्योंकि नहीं, फ्लावर्स की कॉस्ट बहुत महंगी है। हम अपने प्रोडक्ट्स में से रोजेस यूज करते हैं, हमें फ्रेश रोजेस 1000 पर kg मिनिमम, और अगर आपको स्पीसीज बदलनी है तो आपको प्राइस बढ़ाना। अब हार्मफुल केमिकल्स कौन से मिलते हैं? वो तो हमने 4 बेसिक पढ़ लिए कि हमारे स्किन केयर्स में या हमारे प्रोडक्ट्स में वो डले होते हैं। अब उसमें से हार्मफुल चीज़ें कौन सी है? प्रिजर्वेटिव भी हार्मफुल होते हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉक्सीइथेनॉल, ये डले होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड पता क्या करता है? हमारी स्किन को रैशेस देता है। कभी अगर आपके हाथों पे, जो पिंड से बिलोंग करते हैं, घरों में जैसे दवाई रखी होती है खेतों में डालने वाली, पेरेंट्स क्या बोलते हैं? इसके पास नहीं जाना, इससे ना तेरे को खुजली हो जाएगी, तेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, और जब खेतों में स्प्रे करी जाती है वो अपने आप को अच्छे से कवर करती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अगर स्किन पे लगेगी डीकलराइज करती है। अभी स्किन का कलर ये वाइट कर देगी, वो स्किन को करेगी थोड़े टाइम के लिए, बट वो हमारी स्किन को डैमेज तो कर गई ना। स्किन के अंदर तो केमिकल चला ही गया हमारे अंदर। आजकल ब्लड कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं
रीजन देते हैं कि यूवी रेज के कारण हमें कैंसर होगा स्किन। किसी से भी पूछोगे ना, अगर कोई ऐसा केस हो आपके न्यूज में, पूछ के देखना डॉक्टर ने क्या बोला, वो बोलेगा तुम्हारा ना यूवी एक्सपोजर के कारण तुम्हें स्किन कैंसर हो गया। बट कभी भी सिर्फ यूवी रेज के कारण स्किन कैंसर नहीं होता। जो चीज़ें हम स्किन पे लगा रहे हैं वो कैंसर करती है। कैंसर कैसे करेगी? हमारी स्किन के अंदर फोर्स है, फोर्स से मसल में जाएगा, मसल हमारा कनेक्टेड है ब्लड स्ट्रीम से। ब्लड के अंदर जब कोई चीज़ चली गई तो वो इरिटेट करेगी ही करेगी। ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, वो ब्लड जो यहाँ है वो पूरी बॉडी में जाएगा, तो पूरी बॉडी में जर्म्स चलेगा, है ना। उसके बाद है सर्फेक्टेंट। हम जो फेस वॉशेस यूज करते हैं ना, आज जाके पढ़ना, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हो उसके पीछे या तो ये लिखा हुआ मिलेगा SLS और SLES, यह इनकी फुल फॉर्म मिलेगी। ये क्या होता है बेसिकली? ये सर्फेक्टेंट होता है। जो फोम बनती है ना फेस वॉश में, वो फोम बनाती है। हम फेस वॉश लेते हैं, फिर रब इट और उसमें बबल्स बनते हैं, लादर फॉर्म हमको नाम देते हैं, वो इसके और इसके कारण बनती है। और ये पता क्या करती है? ये हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को खत्म करती है। हमारी स्किन पे एक नेचुरल ऑयल होता है, जिनकी स्किन ड्राई भी है, 3 तरह की स्किन होती है, ऑयली, नेचुरल एंड ड्राई। जिनकी ड्राई भी है ना, उनकी स्किन पे भी एक नेचुरल ऑयल होता है, तभी हमारी स्किन फटती नहीं है। नहीं तो अगर बिल्कुल ऑयल नहीं होगा तो स्किन ना फटी फटी ऐसे दाने दाने से और लाइंस नजर आती हैं, वाइटिश एक कंपाउंड नजर आता है स्किन में, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें उस ऑयल को हटाती है हमारी स्किन पे से। और जब हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल किसी चीज़ ने ख़त्म कर दिया, फिर कंपनीज बोलेंगी ये आपको ना नरिशमेंट देगा। हम उसको लगाते हैं, हमें नरिशमेंट मिलती है, हम कहते हैं यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है, हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही थी, उसने नरिश कर दी। पर बेसिकली ख़त्म भी तो कंपनी के प्रोडक्ट ने किया है। तो कंपनी अगर उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट दे रही है तो क्या वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही इनडायरेक्टली? होता है ना। देन फ्रेग्रेंसेस एंड परफ्यूम्स, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं कि वो सिंथेटिक होते हैं, उससे बचना चाहिए। कभी भी हम कोई भी डीओ डायरेक्टली अपनी स्किन पे नहीं डालते। डीओज हम हमेशा कपड़ों पे डालते हैं, परफ्यूम हम अपनी स्किन पे लगाते हैं। वाई? इत्र हम स्किन पे क्यों लगाते हैं? इत्र और डीओज में फ़र्क यही है, इत्र नेचुरल होता है, जिसको अत्तर भी बोलते हैं पंजाबी में। वो नेचुरल होता है, फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से बनता है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हम उसको स्किन पे लगा के ऐसे रब करते हैं, देन वेयर एंड वेयर, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारी स्किन खराब नहीं होती है क्योंकि वो ऑयल से बनती है। बट डीओज जो होते हैं वो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती है, उसमें अल्कोहल होता है। बॉयज़ को बहुत शौक होता है, गर्ल्स को भी होता है, डीओज लगा के आना कॉलेज में, फटाफट फटाफट लगा के आना। हम उसको कभी भी अगर स्किन पे डाल के देखें ना, हमारी स्किन पे इरिटेशन होगी, हमें एक थोड़ी सी करके भी देख सकते हो, थोड़े से पैच पे करके आप खुद ऐसा सोचोगे कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ इस चीज़, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं होता है एचिंग बर्दाश्त करने के अलावा उससे, ठीक है। अब ये कुछ फेस वॉशेज हैं जो आप यूज़ भी करते हो, वो पॉन्ड्स का मैं आपको बता दूँ, और ये पेलग्रिम का, कहने को बहुत अच्छी कंपनीज है। पेलग्रिम के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स यूज किए, बट कुछ प्रोडक्ट्स बहुत खतरनाक है, कुछ अंडरलाइन हुई हुई है चीज़ें, वो चीज़ें आपको अपने फेस वॉश में भी मिलेंगी। आप जाके देखना, जो भी यूज़ करते हो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। DM वाटर जो हम यूज़ करते हैं, हमेशा DM वाटर यूज़ होता है बिकॉज उसमें आयंस और विटामिन्स नहीं होते। प्लीज़ अगर आपको नहीं सुनना तो ठीक है ना। उसके बाद इसमें इमिडो एडायल होता है, वो एक स्किन इरिटेंट। उसके बाद SLS, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था SLS, ये डला हुआ। DM हाइड्रोजन, DM मीन्स डाइमिथाइल डाइमिथेन। जो साइंस वाले होते हैं, हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कार्बन हर एक ने सुना हो, 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी है। कार्बन के बारे में पढ़ाया जाता है कि कार्बन की ना चेन होती है, मोनोमेरिक चेन, उस चेन में ग्रुप्स लगते हैं, कुछ थोड़ी बेसिक नेमिंग सिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो उस चीज़ में DM हाइड्रोजन क्या करता है, ये एक बेंजाइलिक कंपाउंड है, इसमें बेंजीन की रिंग लगी होती है। हाइड्रोजन कब बनता है किसी चीज़ का, और बेंजीन एक स्किन इरिटेंट है जो कि अगर लॉन्गर स्टेज में यूज़ किया जाए तो स्किन कैंसर कॉज करता है। उसके बाद
यहाँ पे नायासिनामाइड है, ब्लूबेरी है, पपाया है, इसको देख के ना अगर हम लेवल बढ़ते भी हैं, हम इनको तो समझ नहीं पाते हैं बेसिक टाइप की होती, हम इनको देख लेते हैं, अच्छा ठीक है यार ये तो बहुत अच्छे अच्छे सामान डले हुए लगा लो, बट मेन चीज़ है ना वो ऐसे लिखते हैं, नेम्स बदल बदल के। टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड पता है क्या होता है? थिनर, जो हम थिनर यूज करते हैं नेल पेंट उतारने के लिए, पेंट्स में, वो थिनर होता है एसिटिक एसिड। उसका नाम बदल दिया तो लोगों को पता नहीं लगेगा, थिनर लिखेंगे तो सब पहचान लेंगे कि थिनर। उसके बाद एक इधर हमारे पास लेवल है, इसमें भी SLS-ES डला हुआ है, इसमें SLS था, इसमें SLES, ईथर सल्फेट। ईथर्स आर आल्सो स्किन इरिटेंट्स। वो हमें इरिटेशन नहीं करते प्रोडक्ट्स, क्यों? क्योंकि उनकी इरिटेशन खत्म करने के लिए साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डलता है, ठीक है ना, उसमें मेंथॉल डलता है। मेंथॉल क्या होता है? ठंडक देता है। मेंथॉल इज बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ पुदीना, मिंट का एक्सट्रैक्ट होता है। पुदीना ठंडक देता है ना, गर्मियों में पीते हैं, उसीलिए वो क्या होता है, जब उससे इरिटेशन होगी, कंपनी को तो ये घाटा हो जाएगा, आप बोलोगे मुझे इरिटेशन हो गई, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगी। उससे बचाने के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स वो डालते हैं कि आपकी स्किन को पता ही ना लगे कि उसको इरिटेशन हुई है, उसको कवर अप कर दें। हमसे कोई गलती होती है, टीचर से पिटने से पहले पहले उसको करेक्ट कर देते हैं, वही काम ये लोग करते हैं। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जितने कंपाउंड ये डले हुए हैं, नियर अबाउट 10 to 15 कंपाउंड्स है फेस वॉश में डले हुए हैं, ये कंपाउंड्स की बजाय सिर्फ 3 कंपाउंड से फेस वॉश बन सकता है, और वो भी नेचुरल बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स। सिर्फ 3 कंपाउंड्स चाहिए। मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड के बारे में कितनों ने सुना? यूट्यूब, इंस्टा सुना ही होगा कहीं ना कहीं, है ना? आपको लगता है हाइलुरोनिक एसिड जितना हाइप में है, जितना उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, उतना अच्छा है? अभी मैंने आपको बताया था हमारी स्किन का पोर साइज, यहाँ पे हमें ना थोड़े थोड़े गड्ढे से दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, ओपन पोर्स। वो साइज पता है क्या होता है हमारी स्किन का? 500 डालते हैं। सिर्फ उतनी ही चीज़ हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर सकती है, उतनी या उससे कम। अगर मैं 600 बोलूँ कि 600 एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं होगा। 600 में से सिर्फ 500 एब्जॉर्ब होगा, 100 खड़ा रह जाएगा स्किन के बैरियर। ये स्किन का बैरियर है, इसके पीछे जानी है कोई चीज़, 500 से नीचे या 500 के साइज के अंदर जाएगी, बाकी यहीं रखी रहेगी। और वो जो रखी हुई चीज़ है वो हमें ये इफेक्ट देती है, कितनी स्मूथनेस आ रही है, सॉफ्टनेस, सप्पलनेस हम बोलते हैं ना, वो बेसिकली क्या है? वो हम जो बोलते हैं ना स्मूथनेस, वो हमारी स्किन में कोई भी सामान अंदर नहीं जाने देते। जब हमारी स्किन को हवा चाहिए, हमारी स्किन ब्रीथ करती है, सिर्फ हम नोज से ब्रीथ नहीं करते हैं, हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। तो जब स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, ऊपर एक लेयर लगाती हैं, टेप लगाती हैं, तो स्किन को हवा कहाँ से जाएगी? अगर आप अपने हाथ पे टेप लगा के देखना, कुछ टाइम बाद ना स्वेटिंग होके वो टेप उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्किन को ना ब्रीदिंग चाहिए थी, अब उसने अंदर से स्वेट निकाला कि यहाँ से जो भी निकला हुआ है, लगा हुआ है, वो हट जाए। वो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, हमारी स्किन ब्रीथ करे। तो जो हाइलुरोनिक एसिड है, ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है, ये हमारी स्किन है, हमारा, ठीक है ना, जो स्किन की लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स के नीचे हमारे स्किन बायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस में जब कोई चीज़ एंटर होगी तभी तो वो हमारी स्किन को फायदा करेगी। हाइलुरोनिक एसिड एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो उस तरीके से रखा रह जाएगा फर्स्ट वाली पिक्टोरियल डिपिक्शन की तरह। उसके मॉलिक्यूल्स एज इट इज रखे हैं, क्योंकि उसका साइज क्या है? 1000 से 1500 किलो डाल्टन, 10⁻10 हो गया, कितना बढ़ गया? स्किन ले सकती है सिर्फ 500, मिल रहा है 1000 किलो डाल्टन। 1000 किलो डाल्टन मीन्स 1000 के पीछे 3 0 1 लाख, ठीक है ना, या 10 की पावर में चल रहा है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हाइप बनाते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट है आप इन्फ्लुएंसर्स को पे करो, हमारा भी है ऑनलाइन, हमें भी आते हैं, बार्टर सिस्टम में कोलैबोरेशंस होते हैं, वी कैन शो यू द प्रूफ, आप देख सकते हो मेरे को। वो क्या बोलते हैं? यू सेंड अस द प्रोडक्ट, हम वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ का हाइप क्रिएट हो, क्योंकि सब यूट्यूब और इंस्टा चलाते हैं, रील्स आती है, यूज टू स्क्रॉल देम, इंस्टा हमारे इन्फ्लुएंसर्स की हमें रील्स दिखती हैं, ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा। एक्चुअली में वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ लगा के दिखाते हैं, देन वो वॉश ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी स्किन को खराब इफेक्ट्स है हमारी स्किन के, जो हमने इतनी देर से हमने सारा अभी डिस्कस किया है, हमारी स्किन पे अफेक्ट पड़ता है।
नेचुरल ऑयल्स खत्म होते हैं, स्किन इरिटेट होती है, हमें कैंसर हो सकता है, उसके बाद हमें पिगमेंटेशन हो सकती है। कई लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन होता है, वो दवाइयाँ लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं कि रिमूव द पिगमेंटेशन इन 15 डेज 30 डेज वगैरह। कभी भी कोई भी पिगमेंटेशन अगर नेचुरल है वो कम से कम 6 महीने लेंगे रिमूव होने के लिए। कभी भी 15 दिन में अगर रिमूव हो रही है दैट मीन्स उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन की लेयर के साथ दिक्कत कर रहा है, उस स्किन की लेयर की तासीर बदल रहा है। हमारी बॉडी की तासीर होती है, हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं तासीर, ठंडा गर्म, ठीक है ना। तो ये होता है हमारी स्किन टाइम से पहले मैच्योर लगने लगती है, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइन्स आती हैं उन प्रोडक्ट से। फिर उन रिंकल और फाइन लाइन को खत्म करने के लिए कंपनी दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कोई भी फेस वॉश सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स के बना के रखा था, 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए सिर्फ, जो उन्होंने 12 to 15 डाले हुए हैं। वी डोंट नीड कुछ भी नहीं चाहिए हमें इसमें से, हमें सिर्फ ये 3 सामान चाहिए जो पहले स्टेप में लिखे कोई भी फेस वॉश बनाने के लिए, और साथ में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, चौथा इंग्रेडिएंट बस। मान लो मुझे अगर फॉर एग्जांपल कॉफ़ी फेस वॉश बनाना है, मुझे कॉफ़ी पाउडर चाहिए, ग्राउंड कॉफ़ी यूज़ होती है हमेशा कॉस्मेटिक्स में, बाजार वाली कॉफ़ी नहीं यूज़ होती। ग्राउंड कॉफ़ी चाहिए, SCI चाहिए मुझे, CAPP एंड कोको ग्लूकोसाइड। ये तीनों चीज़ें कोकोनट से बनती हैं। SCI का पाउडर जो कोकोनट का वाइट पोर्शन होता है ना, उसको स्प्रे ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं, उससे बनता है। अगर आप उसको, मैं लेके नहीं आई हूँ, वो वाला पाउडर कोकोनट के वाइट पोर्शन से बनता है। CAPP एंड कोको ग्लूकोसाइड जो कोकोनट का शेल होता है ना, लकड़ी वाला, जो हम बाहर वाला उतार देते हैं, मेसी वाला पार्ट, जो लकड़ी वाला शेल होता है, उसको जब हम पानी में बॉयल करते हैं तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स बनते हैं। एक थोड़ा स्टिकी होता है, एक थोड़ा स्लिपरी होता है। जो स्टिकी होता है वो कोको ग्लूकोसाइड होता है, जो स्लिपरी होता है, जो फोम बनाता है, वो CAPP होता है। कोको अमाइडो प्रोपाइल ब्यूटेन बोलते हैं उसको फुल फॉर्म। ये हमने केमिकल नेम्स दिए हुए हैं इनको, बट इट इज़ टोटली नेचुरल, क्योंकि केमिस्ट्री को कुछ ना कुछ बोलने के लिए नाम चाहिए होता है। देन उसके बाद नेचुरल क्लेस से भी आप कोई भी फेस वॉश, फेस मास्क बना सकते हैं। नेचुरल क्लेस कौन सी है? मुल्तानी मिट्टी, कलर सर्ट बोलते हैं उसको। डेड सी मड, एक सी है हमारे वर्ल्ड में, डेड सी, कभी सुना उसके बारे में? यूट्यूब पे देखा, काफ़ी लोग उसमें नहाने जाते हैं डेड सी में। डेड सी एक ऐसी सी है, उसको मरी हुई सी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसकी मिट्टी में। लोग उसमें बैठ के ना उसकी जो वो गारा बोलते हैं, उसको अपने स्किन पे लगाते हैं और उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। जब वो स्किन पे लगाते हैं ना, स्किन को हमारी जिस भी चीज़ की कमी पूरी होती है वो पूरी हो जाती है। तो हम ना तो जा नहीं सकते हैं, हम उसकी जगह पे डेड सी मड क्ले यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्ले आती है, वो डायरेक्टली निकाल के ड्राई करके आप तक पहुँचाई जाती है। इसी तरीके से काउलिन क्ले होते हैं। काउलिन क्ले का जो साइंस नेम है, हम उसको एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक प्रोडक्ट। उसके बाद फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, कोई भी फ्रूट का फेस वॉश बन सकता है। अच्छा, हम जो चीज़ खा सकते हैं हम वो लगा सकते हैं स्किन पर, जो हम खा नहीं सकते वो हम लगाते क्यों? पता क्या होता है, जितनी भी कंपनीज हैं या कुछ भी है जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इवन फार्माज में भी होता है कि बनता सब कुछ प्लांट बेस्ड ही है, पर वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं कि वो हमारी स्किन के लिए खतरनाक हो जाती है। हमारी स्किन की जो बेसिक वैल्यू है, हम 2% तक की चीज़ ले सकते हैं अपनी स्किन के अंदर। अगर हम कोई फ्रूट पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक फ्रूट में आता है, इसको हम 2% लेते हैं जब हम लैब में बनाते हैं, जब हम सेल आउट करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, बिकॉज ये बहुत रिएक्टिव होता है ज़्यादा कंसनट्रेशन। तो 2% तक की जब आप कोई चीज़ लोगे, 100 ml में 2 ग्राम डलता है सिर्फ। टोटल 100 ml बनाने के लिए 98 ग्राम आप वाटर लो और 2 ml आप लो, तो वो चीज़ तब जाके 2% बनती है। पर कंपनीज उसको 10%, 5% में लेके जाती है। आजकल बाजार में सिरम्स आते हैं 5% मेंटालिक एसिड, 10% नायासिनामाइड। नायासिनामाइड नेचुरल है, बट उसको 10% लोगे तो वो खतरनाक है, उसको 2% लोगे तो वो बहुत अच्छा है। नायासिनामाइड नेचुरल होता है, विटामिन B3 का सोर्स होता है, वेजिटेबल, सीरियल्स और पल्सेस में होता है।
इसी तरीके से हमारे प्लांट बेस्ड एसिड्स है ना, अभी हमने नाइट्रोजन की बात की। अब ग्लाइकोलिक एसिड एक नेचुरल एसिड है, उसमें AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सिट्रिक फ्रूट्स में होते हैं, तभी डॉक्टर्स बोलते हैं स्किन प्रॉब्लम में सिट्रिक फ्रूट्स खाओ, और हम नहीं खाते, हम प्रोडक्ट लेके लगाते हैं। वो नहीं करना चाहिए, उसकी जगह फ्रूट खाना चाहिए। हमें ना कुछ चॉइसेस करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाजार के प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने, मैं ये नहीं कहती, ले सकते हो, बट हमेशा अवेयर रहो कि आप लगा क्या रहे हो उसके। अब जैसे मैंने स्टार्टअप किया, मुझे ये सब चीज़ें पता है, मैं आपको बता सकती। कंपनीज कभी आके नहीं बताती है किसी को, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स रखे हैं, उनको पे करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, वो ऐड बनाते हैं, आप लोग देखते हो लगाओ, यही होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। पर हमें ये चीज़ें जरूर याद रखनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ हमेशा उसका लेबल पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो। आजकल गूगल पे हर प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, कुछ भी आप पता कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ना आ रहा तो लिखो कि व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन योर स्किन, उस प्रोडक्ट का नाम डालो और हार्मफुल इफेक्ट ये तो वो अपने आप बताए, उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो। पैच टेस्ट करो, कितने लोग पैच टेस्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट लगाते हो, डायरेक्टली लाके लगा लेते हो? अगर ऐसा करते हो ना बहुत खतरनाक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट लाओ हमेशा उसको, फॉर एग्जांपल मैंने ये एलोवेरा जेल बनाई, अगर मैं बाजार की भी लाऊंगी ये भी लगाऊँ, हमेशा या तो इस वाले पॉइंट, ये हमारा पल्स पॉइंट है, इस पॉइंट पे लगा के इस तरीके से उसको रब करो, वेट फॉर 10 सेकेंड 15 सेकेंड। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आप उसको फेस पे लगा सकते हो। अगर ज़्यादा श्योर होना चाहते हो, 2 पल्स पॉइंट और होते हैं, कान के पीछे यहाँ पे लगाओ उस चीज़ को। अगर यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हुआ, यू कैन चेक फॉर जॉ लाइन की जहाँ पे हड्डी है वहाँ पे लगा के चेक करो कोई भी चीज़। आपका वो हमेशा पैच टेस्ट पॉइंट्स है, 3 पैच टेस्ट पॉइंट होते हैं, हमारी आर्म पे, हमारे ईयर के पीछे और हमारी जॉ पे। और अगर रिएक्शन हो रहा है साथ के साथ उसको ठंडे पानी से वॉश कर दो, गर्म से कभी वॉश कर दो, इरिटेशन ठंडे पानी से वॉश करके थोड़ी देर उसको आइस पैक, अपने आप नॉर्मल हो जाओगे, वो प्रोडक्ट लगाओ। इसी तरीके से प्रोडक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाओ। कई बार आप ऑयली स्किन पे ड्राई वाला प्रोडक्ट लगाते हो, ड्राई स्किन पे ऑयली वाला लगा देते हो। वो ज़रूर अपना स्किन टाइप ज़रूर पता रखो। स्किन टाइप जब तक नहीं पता होगा हमें प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं पता लगेगा। बिकॉज अगर हमारी स्किन ड्राई है और मान लो मैंने कॉफ़ी वाला प्रोडक्ट ले लिया, कॉफ़ी वाला प्रोडक्ट और ड्राई हो, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है वो डस्ट हटाता है, डस्ट के साथ तो थोड़ा सा हमारी स्किन का पीएच कुछ टाइम के लिए नॉर्मल करेगा। ओके, इसी तरीके से मल्टीपल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए जिसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही हो ना, हमेशा फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं जो कि फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। ओके, ये हमारी सब्जी हमने बात रिस्क मिटिगेशन सर्टिफिकेट को नहीं। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है? जो भी चीज़ आपके साथ दिक्कत है, आपने वॉशआउट किया है, रिस्क मिटिगेशन मतलब आपके साथ कोई दिक्कत हुई, आपने उसको फटाफट संभाल लिया, अपनी स्किन खराब नहीं सकती, तो उस चीज़ को ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। बेस्ट थिंग ये है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाएंगे, ये सब टोटली बोटैनिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। आप इनको मैं इतना भी नहीं ट्रस्ट करना, आप मेरे से प्रोडक्ट लेके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको किसी भी लैब में टेस्ट करो। अगर आपको कोई उसमें दिक्कत दिख जाए तो वी आर आंसरेबल इन द कोर्ट। हम कोर्ट में खड़े होकर उस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि वी नो हमारे प्रोडक्ट्स में भी केमिकल्स हैं। आप हमें चाहे केस भी कर दो, वी विल विन डेफिनेटली, बिकॉज हमने खुद बनाया है, हमें पता है कि हमने क्या किया है क्या नहीं। बट कंपनीज में आप RTI भी नहीं डाल सकते। आप इसको टेस्ट करा सकते हो प्रोडक्ट को कहीं भी ले जाके किसी भी लैब में, यू विल पे फॉर टेस्टिंग ऑल्सो। फॉरेन का कंसेप्ट है शुगर स्क्रब, कलरफुल स्क्रब्स दिखते हैं ना शुगर के बॉक्सेस में बड़े बड़े, अगर आप उसको बाहर से मंगाओ वो 3,000 to 4,000 का पड़ता है। शुगर स्क्रब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सोप्स को कम यूज़ करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों में जैसे शुगर स्क्रब को नहाते टाइम यूज़ करना चाहिए। डेली हमारी बॉडी को सोप की नीड नहीं है, बिकॉज सोप में बोलते हैं ना कास्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो हमारी स्किन के बैरियर को धीरे धीरे कम करता है। आजकल स्किन की प्रॉब्लम सबको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी रीज़न से हो रही है कि हम सोप डिपेंडेंट हैं। हमें
हमें गर्मियाँ हैं और डॉल आ रही है गोफोर से बॉडी वॉश, उससे बेटर है आप कॉफ़ी ले जाओ। घर में कॉफ़ी होती है बेसिकली, अगर आपको कुछ नहीं भी खरीदना है कॉफ़ी लेके जाओ, कॉफ़ी के पाउडर से आप नहाते टाइम बॉडी पैड लगाया अपनी पूरी बॉडी पे और वॉश ऑफ। या उससे भी अच्छा मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, हमारे पूर्वज मुल्तानी मिट्टी से नहाओ और उनकी स्किन हमसे लाभ गुना बेटर। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का और ये मेरा इंस्टा। अगर आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट। इवन बाजार वाले भी देखते हो ना प्रोडक्ट्स, तो आप कर सकते हो।